कोच से झगड़ा हुआ, मैनेजमेंट से झगड़ा हुआ, वेजेस पे झगड़ा हुआ इतनी अर्ली एज में। मुझे जस्टिफाई नहीं किया जा रहा कि मेरे जो पैसे कट रहे हैं वो जा कहाँ रहे हैं। बुक्स बैलेंस करने के लिए किसी एक फॉरवर्ड को तो निकालना ही था। हर साल ला लीगा में वो टॉप असिस्टर होता था। इस बात को लेकर रोनाल्डो भैया भी बहुत ज्यादा गुस्सा हुए थे। बार्सिलोना भी आई, आर्सेनल भी आई, बट वो गया रियल मैड्रिड में। इतना ज्यादा बैकलैश मिला कि अल्टीमेटली हैड टू रिटायर फ्रॉम द नेशनल टीम। Hey guys, welcome back to Bro Sports. Where it's all fun and game. This is Mohit And this is Aditya. and today we're going to talk about Mesut Ozil and how his controversy-filled career came to a sad ending. So let's find out. तो यार इस वीडियो में हम लोग मेजर ओजिल के करियर को कई सारे फेज में डिवाइड करके ब्रेक डाउन करने वाले हैं डिटेल में एकदम। सो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑल्सो यार कमेंट करके हमें बताना कि ऐसा और कौन सा प्लेयर है जिसका आप करियर हमें ब्रेक डाउन करते हुए देखना चाहेंगे। सो ओजिल करियर 2006 में स्टार्ट हुआ था इन शाल्के। वहां पे बहुत छोटी एज से ही वाज डीम्ड टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग। ऑल्दो उसकी फिजिकलिटी और उसकी डिफेंडिंग वर ऑलवेज कॉल्ड इनटू क्वेश्चन कि भाई ये जर्मन फुटबॉल की जो डिमांड्स होती हैं उसके हिसाब से अडेप्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो दैट वाज ऑलवेज कॉल्ड इनटू क्वेश्चन। बट उसकी जो फ्लेयर थी, पासिंग विजन, इसके वजह से बहुत फेमस हो गया था बहुत अर्ली एज से। Although in 2008 he ultimately left for Werder Bremen after disagreement with the Schalke board over increasing his wages. In Werder Bremen he ultimately became the main playmaker, also helped them win a DFB Cup. Ultimately 2 सीजन रुका था वहां पे। फर्स्ट सीजन में he gave 23 assists in 47 games and second season में he gave 29 assists in 46 games. So he continued to attract eyeballs and continued to grow as a footballer. और यार ये statistics for any level of football is crazy in my opinion. But यहाँ से जो उसका मेजर लाइमलाइट वाला सीन हुआ था ना, वो था इन 2010 वर्ल्ड कप। ऑल्दो जर्मनी स्पेन से हार गई थी सेमीफाइनल में, बट वो उस टूर्नामेंट का टॉप असिस्टर था विद 3 असिस्ट। और उसके परफॉर्मेंसेस वर्ल्ड राउंड हो चुकी थी। नेचुरली उसी साल से कई सारे बिग यूरोपियन क्लब्स उसको टारगेट किया। एकदम उनका हॉट फेवरेट टारगेट था मेसुत ओजिल। अल्टीमेटली बार्सिलोना भी आई, आर्सेनल भी आई, बट वो गया रियल मैड्रिड में एज अ रिप्लेसमेंट फॉर काका, जो कि उस टाइम पे एक फॉर्मर बैलन डॉर विनर रह चुका था। अनफॉर्चुनेटली काका को थोड़े इंजरी इश्यूज हो गए थे जिसकी वजह से उसको बाहर बैठना पड़ा था, व्हिच गिव द अपॉर्चुनिटी टू ओजिल टू शाइन। पहले सीजन में आते उसने 18 असिस्ट दिए, व्हिच वाज द हाईएस्ट फॉर ला लीगा इन दैट सीजन अलोंग विद लियोनेल मेसी obviously. In the 3 seasons that he played for Real Madrid, हर साल ला लीगा में वो टॉप असिस्टर होता था। So that goes on to show कि वो किस लेवल का प्लेमेकर बन चुका था वहां पर। And also उसके स्टैट्स देखे हम फॉर रियल मैड्रिड, ऑल टाइम स्टैट्स देखे तो 159 मैचेस खेले थे, 27 गोल्स एंड 81 असिस्ट। क्रेजी स्टैट्स है भाई किसी भी मिडफील्डर के लिए। बट जो एक डाउनफॉल होता है, जो स्टार्ट होता है डाउनफॉल का, बेसिकली दैट कम्स इन 2013 इन हिज करियर व्हेन मोरिनियो गॉट सैक्ड। सो मोरिनियो के अंडर जो फॉर्मेशन थी दैट वाज बेसिकली 4-2-3-1, जिसमें ओजिल जो है वो जस्ट बिहाइंड द स्ट्राइकर खेलता था। सो कोई भी डिफेंसिव रिस्पांसिबिलिटी नहीं होती थी नेचुरली उसमें, क्योंकि डबल पेट होता था पीछे डिफेंड करने के लिए। बट अंडर एंसेलोटी, जब 2013 में एंसेलोटी आया मोरिनियो सैक होने के बाद, तो दिस 4-2-3-1 चेंज इनटू अ 4-3-3। तो कोई भी नंबर 10 की पोजीशन नहीं बची थी। नेचुरली ओजिल जो है वो नंबर 10 था और अब उसे सेंट्रल मिडफील्डर खेलना पड़ रहा था, तो दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिफेंडिंग आल्सो। तो ये काइंड ऑफ डाउनसाइड थी उसके गेम में। इसी वजह से एंसेलोटी के अंडर ही वाज नॉट इन द प्लान्स बेसिकली। आल्सो मॉड्रिच और इसको जैसे प्लेयर्स आ गए थे हु वर काइंड ऑफ गिविंग कंपटीशन फॉर दैट रोल एंड वाज बेटर सूटेड फॉर दैट रोल, आई थिंक सो, क्योंकि ऑब्वियसली वो ज्यादा डिफेंसिव को प्रोवाइड करते हैं। आल्सो बेल आ गया था उस टाइम पे, व्हिच वाज द रिकॉर्ड साइनिंग एट दैट टाइम। सो बुक्स बैलेंस करने के लिए किसी एक फॉरवर्ड को तो निकालना ही था एंड नेचुरली ओजिल को ही निकाला गया बिकॉज ऑफ हिज डिफेंसिव vulnerabilities. इस बात को लेके रोनाल्डो भैया भी बहुत ज्यादा गुस्सा हुए थे, क्योंकि उसका जो डुओ था विद ओजिल ऑन द पिच दैट वाज एक्चुअली वेरी गुड एंड वेरी आई प्लीजिंग टू सी। बट अल्टीमेटली इट काइंड ऑफ पेड ऑफ फॉर रियल मैड्रिड, क्योंकि एंसेलोटी और रियल मैड्रिड दोनों अपने वही पहले सीजन में ही यूसीएल जीत गए, तो इट डिड पे ऑफ। And you kind of have to feel sad for Ozil because despite having such great numbers, probably he was on track to become the greatest playmaker of all time. उसके बाद भी उसको रियल मैड्रिड जैसे क्लब से निकलना पड़ा, which was quite sad. But in 2013 he signed for Arsenal और वहां पे आते ही he was an instant hit। 8 साल के बाद उनको एक FA कप जिताया, which was a major trophy for Arsenal। 2005 में लास्ट टाइम एक मेजर ट्रॉफी वो लोग जीते थे। उसके बाद भी इन द टाइम ही प्लेड फॉर Arsenal he went on to win 2 more FA कप्स और वहां पे काफी हेल्प भी करी उसने भाई, काफी अच्छे परफॉर्मेंसेस भी थे उसके। और यही सक्सेस जो है वो उसकी कंट्री के साथ भी ट्रांसफर होता है, बिकॉज इन द 2014 वर्ल्ड कप एज वी ऑल नो मेसी को फाइनल में हराया, जर्मनी जीत जाती है एंड ओजिल वाज क्लियरली वन ऑफ द बेटर प्लेयर्स। एग्जैक्टली। और ये जो परफॉर्मेंसेस थी विद जर्मनी दैट आल्सो ट्रांसलेटेड विद आर्सेनल आल्सो, क्योंकि 15-16 सीजन में ही क्रिएटेड 146 चांसेस इन द प्रीमियर लीग, व्हिच इज द मोस्ट चांसेस क्रिएटेड इन अ सिंगल सीजन एवर। बट जो बेसिकली अब मेजर डाउनफॉल स्टार्ट होता है उसके करियर में, दैट स्टार्ट्स इन 2018, क्योंकि वर्ल्ड कप था। वर्ल्ड कप से कुछ वीक पहले ही गुंडोगान और ओजिल दोनों टर्किश ओरिजिन के हैं। सो टर्किश प्रेसिडेंट जो था उस टाइम पे दैट वाज रेजिप ताइयप अर्दोगान, आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। उस टाइम पे ही वाज अ वेरी कंट्रोवर्शियल फिगर एंड ही डिड नॉट एक्चुअली हैव गुड रिलेशनशिप विद जर्मनी। सो उस टाइम पे फोटो खिंचाई और फिर साइंड जर्सीज गिफ्ट करी, तो दैट वाज सीन एज अ डिसरिस्पेक्ट टू द नेशंस। और काफी पॉलिटिशियंस एंड द मीडिया वो चढ़ गए थे ओजिल पे कि भाई तुम्हारी लॉयल्टी है जर्मनी के साथ या नहीं है। एंड देन नेचुरली 2018 वर्ल्ड कप में जब जर्मनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी एंड ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गए थे, तो नेचुरली पूरा ब्लेम जो है वो ओजिल पे चला गया एंड इतना ज्यादा बैकलैश
मिला कि अल्टीमेटली हैड टू रिटायर फ्रॉम द नेशनल टीम एट जस्ट द एज ऑफ 29। और मजे की बात यह है कि यार उस वर्ल्ड कप में ओजिल ने मोस्ट चांसेस क्रिएटेड पर 90 मिनट्स का रिकॉर्ड अचीव किया था, Exactly. डिस्पाइट प्लेइंग जस्ट टिल द ग्रुप स्टेजेस। बट उसके बाद भी सारा बैकलैश उसको मिला व्हिच वाज काइंड ऑफ अनजस्ट, बट ठीक है उसके जो एक्शंस थे उसके वैसे ही होना ही था, इट वाज नेचुरल इनएविटेबल। इसके बाद क्लब करियर में भी उसकी और प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं, डाउनफॉल को और ज्यादा हाईलाइट करना शुरू करते हैं बिकॉज आर्सेन वेंगर ने अपना रिटायरमेंट ले लिया था वहां से। उसके बाद उनाई एमरी आ गया था एज अ न्यू मैनेजर ऑफ आर्सेनल। नेचुरली उनाई एमरी के साथ ओजिल की ईगो क्लैशेस होने शुरू होते हैं कई सारे, और उसको कई बार बेंच करना शुरू कर दिया गया था। हिज इंजरीज, हिज फॉर्म वाज आल्सो नॉट हेल्पिंग द कॉज। Exactly. उसकी वजह से उसको अल्टीमेटली काफी टाइम बेंच पे बिताना पड़ा। ईगो क्लैशेस की काफी सारी रिपोर्ट्स भी थी व्हिच वाज नॉट हेल्पिंग द पब्लिक इमेज आल्सो। देन इन 2019 ओजिल ने ट्वीट करा, अगेन कंट्रोवर्सी हुई बहुत ज्यादा। इन दैट ट्वीट ही वाज क्रिटिसाइजिंग द ट्रीटमेंट ऑफ मुस्लिम्स इन चाइना। नेचुरली चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो एक्शन लेती है और आर्सेनल के जो भी मैचेस होते हैं वो टेलीकास्ट करना बैन कर देती है इन देयर कंट्री। अपने डिफेंस में आर्सेनल जो है पब्लिक स्टेटमेंट निकालती है काइंड ऑफ डिस्टेंसिंग देमसेल्व्स फ्रॉम द कंट्रोवर्सी। इसके रिप्लाई में ओजिल भाई साहब फिर से अपनी एक और पब्लिक स्टेटमेंट निकालते हैं काइंड ऑफ शोइंग डिसअपॉइंटमेंट कि भाई हमारा जो क्लब है वही मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहा। देन इन 2019 उनाई एमरी गेट सैड एंड मिकेल आर्टेटा है वो इंचार्ज आ जाता है एज द मैनेजर ऑफ द क्लब। उससे भी फिर से एक नेचुरली जो है ईगो क्लैशेस स्टार्ट होते हैं, वो बेंच करना स्टार्ट कर देता है, गेम टाइम मिलना कम होता है, फिर से वही सब होता है जो उनाई एमरी के साथ हो रहा था। और फिर आता है पैंडेमिक जो कि पूरे फुटबॉलिंग वर्ल्ड को स्टॉर्म पे ले जाता है एकदम से ही। उस टाइम पे एज यू माइट रिमेंबर कई सारे क्लब्स ने एक एक्शन लिया था जिसमें कई सारे प्लेयर्स अपने वेज कट्स ले रहे थे। Right. वेल यहाँ पे ओजिल ने मना कर दिया वेज कट से, स्टेटिंग द रीजंस कि यार किस रीजन के लिए हमारे पैसे काटे जा रहे हैं और उन पैसों का कहाँ यूटिलाइजेशन होने वाला है। Exactly. ये एकदम भी क्लियर नहीं था और हम लोग को कंसल्ट भी नहीं करने दिया जा रहा था। सो इन हिज ओन राइट ही थॉट दैट इट वाज नॉट फेयर टू टेक अ वेज कट, क्योंकि मुझे जस्टिफाई नहीं किया जा रहा कि मेरे जो पैसे कट रहे हैं वो जा कहाँ रहे हैं। एंड इट वाज आल्सो काइंड ऑफ जस्टिफाइड इन द सेंस दैट आर्सेनल नेक्स्ट सीजन ही 80 मिलियन खर्च करती है इन द ट्रांसफर विंडो। मुझे नहीं मालूम, कहाँ से मालूम नहीं, तेरे का मालूम नहीं। तो चीज इन रेट्रोस्पेक्ट थोड़ी सुनने में ठीक भी लगती है, बट इसकी वजह से भाई रिलेशंस और ज्यादा खराब हो जाते हैं उसके। इनफैक्ट इन 2021-22 सीजन वो आर्सेनल के साथ किसी भी मेजर टूर्नामेंट की टीम में रजिस्टर्ड था ही नहीं। अल्टीमेटली ओजिल एंड आर्सेनल अग्री टू टर्मिनेट हिज कॉन्ट्रैक्ट एंड ही साइंस फॉर फेनेrbahce इन द टर्किश लीग इन 2021। बट यहाँ पे भी उसकी कहानी खत्म नहीं होती। सबको लगा कि भाई चलो अब टर्किश लीग चला जा चुका है, अब आराम से रिटायर करेगा। बट एक ही साल बाद 2022 में उसके कोच से कुछ झगड़ा हो जाता है, तो उधर भी उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है। फिर कहाँ जाता है वो 2022 में ही साइंस फॉर द राइवल क्लब बासाकशेहर। फिर वहां पे एक सीजन आराम से निकालता है। 2023 में एज वी ऑल नो ही अल्टीमेटली रिटायर्स फ्रॉम फुटबॉल एट जस्ट द एज ऑफ 34। सो इन ऑल एंड ऑल हम इसका कंक्लूजन निकाले कि भाई क्यों डाउनफॉल हुआ, तो आई थिंक बेसिकली 3 रीजन है। फर्स्ट इज कि नंबर 10 का रोल जो है वो मॉडर्न फुटबॉल में कम होता जा रहा है एंड नेचुरली उसको अडाप्ट करना चाहिए था विद द चेंजिंग नीड्स ऑफ द गेम एंड ही डिड इट। मतलब मुझे लगता है कि ही वाज प्रॉब्ली 5-6 इयर्स लेट। अगर थोड़ा सा और पहले आया होता Exactly. he would have ruled the footballing world. एग्जैक्टली। सेकंड पॉइंट जो है दैट इज कंट्रोवर्सीज। नाउ आई कैन गेट कि किसी को क्यों इन्वॉल्व होना है कंट्रोवर्सी में, somebody feels कि कुछ राइट है रॉन्ग है, वी आर नोबडी टू जज, बट ठीक है भाई, एज अ प्लेयर एज अ फेमस फिगर यू काइंड ऑफ वांट टू स्टे अवे फ्रॉम द कंट्रोवर्सी। एंड द थर्ड थिंग इज हिज पुअर एटीट्यूड, क्योंकि जहां पे भी गया कोच से झगड़ा हुआ, मैनेजमेंट से झगड़ा हुआ, वेजेस पे झगड़ा हुआ इतनी अर्ली एज में। इनफैक्ट इन्हीं चीजों की वजह से मुझे लगता है कि 10 years डाउन द लेन लोग कहेंगे शायद डी ब्रुयना विल बी रिमेंबर्ड एज अ बेटर प्ले मेकर। उसके ऑब्वियसली लेगेसी भी बेटर हो जाएगी आई अज्यूम, क्योंकि ये सब कंट्रोवर्सीज नहीं है, उसके पास सब ईगो क्लैशेस नहीं रहे हैं। इसके ऊपर भी एक वीडियो बन सकती है इन फ्यूचर में भी, बट एज ऑफ नाउ आई थिंक Ozil stands to be that player who could have been potentially the greatest playmaker of all time, at least statistically, but it could never be. So that's it for today, guys. We hope you like the video. Do like, share, and subscribe, और बेल आइकन भी दबा देना। अब हमें कमेंट्स में बताओ कि क्या आपके अकॉर्डिंग ओजिल ग्रेटेस्ट प्लेमेकर ऑफ ऑल टाइम है। Besides, on today Instagram और Facebook पे भी है, तो वहाँ पे भी चेक कर लेना। And we'll see you guys in the next video.